जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे जाने वाले प्रश्नों को। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बाल विकास के एक महत्वपूर्ण सिलेबस को, जिसका नाम है अधिगम का मूल्यांकन। तो अधिगम के मूल्यांकन से आज हम लोग 35 प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आकलन मूल्यांकन की डैश है। ठीक है, आकलन मूल्यांकन की क्या है? ऑप्शन है संक्षिप्त प्रक्रिया है, विस्तृत प्रक्रिया है, बहुआयामी संकल्पना है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आकलन जो है, असेसमेंट जो है, मूल्यांकन की क्या है? तो ये जो है एक संक्षिप्त प्रक्रिया है। आकलन क्या है? मूल्यांकन की एक संक्षिप्त प्रक्रिया है। चलिए अगला देखिए। अगला है क्रिस्टीना। ठीक है, कृष्णा जो है अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? तो ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, या सीखने का आकलन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1, सीखने के लिए आकलन। चलिए आगे देखिए। पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंतर्गत होता है? पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किन प्रणाली के आधार पर होता है? रचनात्मक मूल्यांकन प्रणाली, योगात्मक मूल्यांकन प्रणाली, निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, योगात्मक मूल्यांकन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? अधिगम की मूल्यांकन की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो देखिए अधिगम की मूल्यांकन की जो विशेषता नहीं है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 आप देख सकते हैं। इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। ये जो है अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। इसकी विशेषता क्या क्या है? तो यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। इसमें सूचना को समान रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है, और इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। ठीक है, अगला सवाल है वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद यानी बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता है। तो ऑप्शन है विद्यालय आधारित मूल्यांकन, निरीक्षण, अवलोकन, या व्यापक मूल्यांकन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, विद्यालय आधारित मूल्यांकन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? अधिगम में आकलन जो है किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, या पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो देखिए अधिगम में जो आकलन होता है, ये आकलन होता है आपका ऑप्शन 3, प्रेरणा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। तो इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है? तो वे क्या सीखते हैं, वे क्या सोचते हैं, वे कैसे सीखते हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, चलिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। ठीक है, इसका एक उद्देश्य नहीं है। चलिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? तो देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य छात्रों के शैक्षिक एवं शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना।
अगला, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। तो इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? देखिए, इस दौरान शिक्षकों को छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके। ठीक है, ये करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। आगे है, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2। इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना। चलिए आगे देखिए, सतत एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा का प्रयोग, संवेगात्मक, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, जांच सूची। चलिए, किसके अनुसार व्यवहार जो है ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, ब्लूम के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को। पहला सवाल है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए टेस्ट के प्रति सचेत होना चाहिए। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए टेस्ट के प्रति सचेत होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा? तो देखिए, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। देख सकते हैं, सीटेट में पूछा गया सवाल है। आगे है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो देखिए, ये जो होता है, ये होता है आपका ऑप्शन 2, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय किसके? सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय किसके? तो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का। ठीक है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, ठीक है, क्या करता है? तो देखिए, विद्यालय आधारित मूल्यांकन जो है ये परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की सहायता करता है। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि विद्यालय आधारित आकलन क्यों प्रारंभ किया गया था? तो देखिए, विद्यालय आधारित आकलन जो प्रारंभ किया गया था, इसका मुख्य कारण था सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कथन दिया हुआ है। कथन क्या है कि शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। कारण, इसमें यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। देख सकते हैं, सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था। तो देखिए, इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ये गलत है तथा आर सही है, यानी कथन गलत है और जो कारण वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, निदानात्मक परीक्षण। चलिए, इनके में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका जो है वो है आपका ऑप्शन
एक, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, इसमें हो जाएगा इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। चलिए आगे देखिए, मूल्यांकन को डैश यहां पर दिया हुआ, मूल्यांकन को डैश, अब 4 ऑप्शन दिया हुआ, इस 4 ऑप्शन में से किसी एक को चुना। देखिए सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था, तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो देखिए मूल्यांकन पद्धतियों का जो लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन एक, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पहचान करना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है, ये सही नहीं है। आगे, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों को के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? ऑप्शन आप देख सकते हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? तो इस प्रकार के मूल्यांकन को कहेंगे रचनात्मक मूल्यांकन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन है, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कारण दिया होगा, कारण है कि कोई भी मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में सहायता करता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, अधिसंज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। अगला, सीखने के आकलन के लिए अतिरिक्त सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करे। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।